ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। तो पेपर दिया होगा आपने, बहुत मजा आया होगा, काफी ठीक ठाक था पेपर सब कुछ। लास्ट में क्वेश्चन सबको कुछ दुख दिए होंगे जो स्टेटमेंट वाले थे, और सब एक एक एनसीईआरटी की लाइन थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। काफी इजी पेपर था, ठीक है। इजी इसलिए था क्योंकि आपने इजी अच्छे से पढ़ा था, एक एक लाइन क्लियर किया था आपने। तो ये सबका हम मान के चल रहे हैं कि 90 क्वेश्चन में से कम सबका 85-86 सही होगा आज, ठीक है ना। तो सब वन वर्ड क्वेश्चन जो मैक्सिमम थे उनको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो आंसर की मिल जाएगा आपको तुरंत अभी। जो इसमें लंबे लंबे क्वेश्चन है, जो मुझे लग रहा है आपको डाउट लग रहे हैं, उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला एक क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। पहला एक क्वेश्चन था, बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि जीरो पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ जीरो हो गया है, कब ऐसा केस बनता है। साफ साफ सुनो तुम लोग, मैंने कहा था जो ग्राफ होता है, ठीक है, उस ग्राफ के नीचे वाला आपको ब्रिक देखना है, यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव वाला। अगर प्री रिप्रोडक्टिव वाला रिप्रोडक्टिव के बराबर है, ध्यान सुनिएगा, अगर प्री रिप्रोडक्टिव वाला रिप्रोडक्टिव के बराबर है, इसका मतलब कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। अगर प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, यानी कि क्या कहेंगे उसको, ग्रोथ हो रहा है तगड़ा, और उसको बोलते हैं एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। और अगर उल्टा हो गया, यानी कि रिप्रोडक्टिव ज्यादा हो गया प्री से, इसको बोलते हैं डिक्लाइनिंग। तो सीधी बात है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे स्टेबलाइजिंग वाला मैटर है, यानी कि दोनों क्या होंगे, बराबर। यानी कि देयर मस्ट बी मोर, अच्छा नहीं, कहां गया, हाँ, देयर मस्ट बी द सेम नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल एज देयर आर रिप्रोडक्टिव। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन सीधे आते हैं जहां पे हम लोग का मेन मुद्दा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं सीधे, मतलब जो इसमें है 138, ध्यान से देखेंगे। 138 कहां गए, ओह यस आ रहा है, बस थोड़ा सा और, 34, 35, 36, 37, 38। देखिए लिखा है मैंगो, ट्यूना फिश, स्नो लेपर्ड्स आर। देखिए ये तीनों स्टेटमेंट जो एनसीईआरटी ने दिए हैं, वो साफ साफ चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि इनका एक स्पेसिफिक एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक इनका स्पेसिफिक डिमांड है कि वहीं पे उगेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि जो मैंगो ट्री है वो ट्रॉपिकल एरिया में उगता है, वहां पे ग्रो करता है, और वो टेम्परेट रीजन में जैसे कनाडा ये सब में उगता नहीं है। यानी कैसा है, स्टीनोथर्मल है कि नहीं, यानी कि एकदम उसका रेंज लो है, मींस रेंज बहुत कम है थर्मल का, यानी कि टेम्परेचर का, तो स्टीनोथर्मल हुआ। आपने देखा होगा ट्यूना फिश रेयरली कॉट बियॉन्ड, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, तो रेयरली मतलब कि हर जगह नहीं पाया जाएगा, सिर्फ एक जगह पाया जा रहा है। तो वही कह रहा हूं, ये सब किसके एग्जांपल हो गए, स्टीनोथर्मल के एग्जांपल हो गए। तो ऑप्शन तो 52 का हो गया, ऑप्शन नंबर बी। बोलो कोई दिक्कत। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 60, सॉरी क्वेश्चन नंबर क्या था, 138, असल में इसमें नंबरिंग अलग है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 145 पे चलते हैं। 145 देखिए, बहुत ढांसू क्वेश्चन। आपने याद किया है कि जब हम पोल इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, या तो साउथ पोल जाएं या तो नॉर्थ पोल जाएं, टेम्परेचर डाउन होता है, जिसके एंजाइमेटिक एक्टिविटी डाउन होती है, जिससे कि पॉपुलेशन कम होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है, और स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होती है। अब उसमें पूछा क्या है, देखो ध्यान से देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, गलत कौन सा है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, लिखा है डिक्रीजेस, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम पोल्स टुवर्ड इक्वेटर। अरे इक्वेटर से पोल जाते हैं तब घटता है, पोल से इक्वेटर आएंगे तो बढ़ेगा ना। तो यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 145 है उसका पहला ही ऑप्शन रॉन्ग हो गया, यानी कि हो गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। इसके बाद आ जाइए 147 पे, लिखा है फाइंड ऑड वन विथ रेस्पेक्ट टू पॉपुलेशन, फाइंड रॉन्ग वन विथ रेस्पेक्ट टू पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के लिए आपको पता है बर्थ और डेथ काम नहीं करता, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, ये सब काम करता है। इसमें आपको चौथा ऑप्शन दिख रहा है बर्थ, यानी कि होगा ही नहीं। तो 147 का आंसर हो गया डी। क्या हो गया आंसर, डी हो गया। ओके, अब देखते हैं 168 की बात करें तो देखिए सेक्स रेशियो क्या होता है, जो लास्ट में क्लास करा होगा उसको पता है ये बात कि सेक्स रेशियो हम देखते हैं कि 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, 1000 महिलाओं पे कितनी पुरुष है, ये नहीं देखना है, कि देखना ये है कि 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, वही उसी का सेक्स रेशियो। जैसे हमको पता है दिल्ली में बताया था मैंने 850 के आसपास है, यानी कि फीमेल्स की संख्या बहुत कम है। केरला में 1000 पार है, यानी कि हम देखते हैं कि किस सोसाइटी में फीमेल्स की संख्या ज्यादा है, महिलाओं की संख्या ज्यादा है, वहां का सेक्स रेशियो भी ज्यादा होगा। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आंसर नंबर है बाबू बी, देखेंगे इसका ऑप्शन, नंबर ऑफ फीमेल्स ऑन 1000 मेल्स, 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं शादी करने के लिए, उसे हम बोलेंगे क्या, ओके। अब देखिए तो ये क्वेश्चन का यानी कि 148 का हो गया बी। 149 पे चलते हैं। ओके 149 कहां गया, यस देखिए इसमें लिखा है 40 लोटस प्लांट थे, कितने थे 40, मतलब पौधे थे 40, और लास्ट ईयर थ्रू रिप्रोडक्शन 10 नए आ गए, रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या आ गए 10 नए आ गए। अब 10 नए आ गए तो कितने हो गए 50,
तो हमने एक फॉर्मूला ऐसा बताया था कि पर ईयर की बात कर रहा है, अगर पर ईयर की, तो हम कह दिए कि जो नए जुड़े और जितने पुराने थे, तो नए कितने जुड़े 10, पुराने कितने थे 40, 10/40, 1/4 या तो 0.25, तो आंसर हो गया बी। आंसर क्या हो गया बाबू? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सुंदर क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है ये। 152 क्या कह रहा है? कह रहा है ग्राफ दिया हुआ है, पूरा मतलब यही है, ग्राफ दिया हुआ है, एक दिया है ग्रो टुगेदर और एक दिया है ग्रो एलोन। अगर बाबू टुगेदर है तो ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ जा रहा है, लेकिन अगर एलोन है तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम हो जा रहा है। यानी कि साथ रहने पे मामला पॉजिटिव है और साथ नहीं रह रहे हैं तो मामला निगेटिव है। तो साथ रहने पे पॉजिटिव कब होता है? म्यूचुअलिज्म में, दोनों अगर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव सपोर्ट चल रहा है, म्यूचुअलिज्म है, इसीलिए दोनों ग्रोथ होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। तो 152 का सी। कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन लिख दिया है इसमें, लेकिन उससे डरना नहीं है। 153 देखते हैं, लिखा है कि प्रेडेटर्स इन नेचर आर प्रूडेंट। जो प्रेडेटर्स होते हैं वो समझदार होते हैं, वो इसलिए समझदार होते हैं क्योंकि अपने वो शिकार का ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करते हैं। मींस कब कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना, सब उनको पता है, वो कभी भी ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेंगे। ठीक है ना, याद रखेंगे इसको। तो 153 में पहला ऑप्शन देख की प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। ठीक है। दूसरा, दे डू नॉट ओवर एक्सप्लॉइट देयर प्रे, दे इंक्रीज इंटर स्पेसिफिक घटाते हैं बाबू। तो अगर आपको ये लग रहा है कि ए और बी सोच के हम डी मार दें, ऐसा नहीं होगा। प्रूडेंट का सीधे मतलब मैंने लिखवाया है और एनसीईआरटी ने भी दिखाया है कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करते, इसीलिए प्रूडेंट कहा गया है, समझदार कहा गया है। ठीक है ना, ओके। तो 153 का आंसर हो जाएगा बी, साफ साफ। अगर आपका गलत हुआ है तो बाबू आप ध्यान से पढ़ें, इसको अच्छे से देखें। क्वेश्चन नंबर 154 कह रहा है, द प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया इन द अर्ली 1920s caused havoc, एकदम भयंकर हैवॉक फैला दिया, तबाही मचा दिया, बाय स्प्रेडिंग रैपिडली इनटू मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ रेंज लैंड। बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने बताया था उसका नेचुरल प्रीडेटर नहीं था। किसी तुम जानवर को, किसी प्लांट को बाहर से लेके आ रहे हो, जैसे आपने सुना था आइकॉर्निया वाला जलकुंभी जब आई थी बाहर से, तो पूरा हर एक प्लांट बॉडी में फैल गई थी। क्यों? क्योंकि उसका कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं था, कोई कीड़ा नहीं था जो उसको खा सके, क्योंकि अभी नया नया आया था। अब क्या किया गया? बाहर से नेचुरल प्रीडेटर लाया गया, मतलब जो जहां पे था, जहां से आया है वहां पे उसके नेचुरल प्रीडेटर शिकारी रहे होंगे, उन कीड़ों को यहाँ इंट्रोड्यूस कराया गया, और जब इंट्रोड्यूस कराया गया अब जाके पॉपुलेशन क्या हो गया? कंट्रोल हो गया। तो वही तो ऑप्शन नंबर पहला क्या कह रहा है? देयर इज नो कंपटीटर, ये सही नहीं है। देखिएगा दूसरा क्या कह रहा है, हाँ पहले दूसरा कह रहा है ड्यू टू लेस इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, ये भी सही नहीं है। एब्सेंस ऑफ नेचुरल प्रीडेटर, जो मैंने बताया कि उसके कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं थे, इसीलिए उसकी जनसंख्या बढ़ने लगी। तो ऑप्शन 154 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, तो ये तो आसान है। हम चलते हैं 165 क्वेश्चन पे फिर से। देखिए जो वन वर्ड क्वेश्चन है, आंसर की आप टिक करिए, और कोई डाउट हो पूछिए हमसे। अगर एक एक डिस्कस करेंगे तो 1.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा, कोई मतलब नहीं है उसका, बहुत आसान है, एक एक वर्ड का है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है 86 वाला, जो है 86 मींस इसमें है 159, तो उसमें सीधे डेटा वाला क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। डेटा वाला क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी, जिसको आपको जो लगता था कि आर की वैल्यू याद करनी है कि नहीं करनी है, तो आपको पता है नॉर्वे रेड के लिए आर की वैल्यू कितनी होती है? 0.015, और फ्लोर बीटल के लिए होती है 0.12। तो ऑप्शन सी। इसमें अब क्या ही कोई बताएगा, क्या कॉन्सेप्ट है? कुछ नहीं, ये डेटा है, याद रखना है आपको। चलिए चलते हैं 165 पे। 165 प्रीडेटर्स कह रहा है, प्रीडेटर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर नेचुरल इकोसिस्टम बिकॉज दे। तो नेचुरल इकोसिस्टम के लिए वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो प्री पॉपुलेशन कंट्रोल रखते हैं, पहला ऑप्शन सही है। हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी, दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। और यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, तीसरा भी सही है। एक्ट एज कंडुइट फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉपिक लेवल, तो मैंने बताया था चारों ऑप्शन, इसको मैंने हेडिंग करके लिखवाया है नोट्स में, जाके देख लीजिएगा, चारों हेडिंग है। मैंने लिखवाया था कि जो प्रीडेशन है इससे फायदे क्या क्या है, इनका एडवांटेज क्या है, तो 4 हेडिंग ऐसे ही आपको दिख गई, चारों स्टेटमेंट सही है। यानी कि ऑप्शन सी कह रहा है 1 2 3 4, सी ऑप्शन सही हुआ क्वेश्चन नंबर 165 का। ठीक है ना, ओके। देख रहे हैं ना कितना प्यारा है, सब कुछ एकदम अच्छे से पढ़ेंगे तो सब सही हो जाएगा। 166 में आते हैं सब लोग, देखिए ध्यान से। यहाँ पे बहुत लोग, यहाँ पे आप लोग एकदम देखते ही गच्चा खा जाएंगे कि अरे सर ने तो बताया था कि डिसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये सब। लेकिन अब ध्यान से देखिए, जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में आप जहां मेजर बायोम दिया हुआ है, उसके बगल में एनसीईआरटी के सेकंड पेज पे पूरा फिगर दिया है, एक इमेज।
इमेज के नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सी कॉस्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सी कॉस्ट। बाबू सी कॉस्ट भी एक तरह का बायोम है, वहां पे लिखा है सी कॉस्ट, यानी कि बायोम है। ऐसे एनसीईआरटी को पढ़ना है आपको, मैंने जब बताया था तो बताया भी था ये सब बातें। तो याद देखिएगा, तो पहला जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत बड़ा सा है, इसमें हर तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, ये भी बायोम हुआ। जो दूसरा एल्पाइन रीजन, बाबू एल्पाइन रीजन कोई बहुत बड़ा इकोसिस्टम नहीं है, देखिए ध्यान से, एल्पाइन रीजन बहुत कम, टेम्परेचर भी कम है और वहां पे प्रेसिपिटेशन भी कम है। देखे ना, जो आप जो ग्राफ का सबसे नीचे जूता की तरह जो बनाया हुआ था वो था, और वो बिल्कुल भी वहां पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है ही नहीं, तो वो मेजर बायोम हुआ नहीं। तीसरा है डेसिडियस फॉरेस्ट, हाँ ये भी है मेजर बायोम। डेजर्ट भी मेजर बायोम हुआ। तो हमें ऑप्शन क्या मिल जाएगा? और देखिए हिमालयन रीजन बाबू, ये ठंडा है, यहाँ पे भी टेम्परेचर कम है, यहाँ पे भी मेजर बायोम नहीं होगा। और बात करते हैं सी कोस्ट, जो मैंने बताया सी कोस्ट जो है एनसीईआरटी में सेकंड पेज पे, जहां पे मेजर बायोम लिखा है, यानी कि थर्ड पेज को मिला के शुरू से थर्ड पेज में जाएंगे तो राइट साइड में नीचे लिखा है सी कोस्ट, जो भी मेजर बायोम का एक एग्जांपल है। तो ऑप्शन नंबर हो गया डी। क्या हो गया? ऑप्शन डी। तो 166 का हो गया ऑप्शन नंबर डी। 1 3 4 एंड 6, 1 3 4 एंड 6। वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं 97। देखिए 167 क्वेश्चन जो है, इसमें देखें, इसमें कौन कौन सा सही है ये पूछ रहा है। पहला, ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स एंड अ वेरी फ्यू लो वर्टिब्रेट। चलिए जो जो गलत है मैं उसको बता देता हूं। देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, ठीक है ना, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब सही है। पांचवा, छठवां और सातवां गलत है। तो क्या गलती है मैं ये आपको बताता हूं। पांचवें में देखेंगे लिखा है एवरी समर, लेकिन आपको पता है एवरी विंटर होता है, ठीक है, तो ये विंटर होगा, ये गलत हो गया। छठा वाला कह रहा है बियर्स गोइंग यहाँ पे, ठीक है, गोइंग इनटू एस्टिवेशन। नहीं बाबू, बियर्स भालू क्या करते हैं? विंटर स्लीप में जाते हैं, हाइबरनेशन करते हैं, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, अंडर फेवरेबल कंडीशन में, नहीं बाबू, यहां अनफेवरेबल कंडीशन होगा, क्योंकि जो प्लैंक्टन्स डायपॉज परफॉर्म करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन के, ना कि फेवरेबल कंडीशन में। तो यानी कि ऑप्शन हो गया बी, यानी कि 1 2 3 4 चार स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 168 में देखेंगे, सारा स्टेटमेंट में डिस्कस कर रहा हूं, ऐसा में डिस्कस करूंगा, देख लीजिए फटाक से। कह रहा है prey species have evolved various defenses to lessen the impact of predation, which of the following is not a defense mechanism। ये स्टेटमेंट दिए हैं 5 स्टेटमेंट, इसमें कह रहा है इसमें से कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। तो पहला बाबू सबको पता है, कैमोफ्लेज, वो तो है ही। दूसरा देखेंगे, some predators are poisonous and therefore avoided by the prey। अरे यार, प्रीडेटर पॉइजनस कर रखे, हमको क्या करना है कि जो शिकार है वो पॉइजनस है। मान लो, जो मैंने बताया था आपको एग्जांपल, कि कुछ ऐसे मेढक होते हैं जो बहुत जहरीले होते हैं ताकि उनको कोई खा ना पाए, तो एक तरह से हम कहेंगे कि जो मेढक है वो जहरीला है, क्योंकि वो एक प्रे है, वो क्या है? एक शिकार है। तो शिकार के अंदर जो मॉडिफिकेशन है, जो एडेप्टेशन है, उसको हमको पढ़ना है, ना कि प्रीडेटर में। तो हम कह सकते हैं बी वाला ऑप्शन, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, मोनार्च बटरफ्लाई सही है। चौथा, थॉर्न वाला भी सही है। पांचवा, कैलाट्रोपिस, ये सब सही है, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 168 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट 169 में देखिएगा, 169 कह रहा है कि इसमें इनकरेक्ट कौन सा है। तो पहला, एन आइडियल पैरासाइट शुड बी एबल टू थ्राइव विद इन द होस्ट विदाउट हार्मिंग इट। ये एनसीईआरटी ने क्वेश्चन मार्क करके लिखा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन वो पैरासाइट थोड़ा तो हार्म करेगा ना। आइडियल पैरासाइट वो होता है जो मतलब कि थोड़ा बहुत तो हार्म करे, कम से कम हार्म करे, क्योंकि अगर हार्म नहीं करेगा तब तो कमेंसलिज्म का एग्जांपल हो गया, उसका फायदा हमारा कुछ नहीं, लेकिन हमारा थोड़ा नुकसान है, तभी तो प्लस माइनस हुआ। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। आपको नेट पे देखेंगे, हो सकता है कुछ अलग बताए, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उसको सुनिएगा। आइडियल पैरासाइट वो होता है बाबू जो अपने जो जिसमें होस्ट है, होस्ट की बॉडी कम से कम नुकसान करे, बिल्कुल नुकसान नहीं करे। ऐसा क्यों? तो पैरासाइट क्यों हुआ वो? तो इसीलिए पहला ऑप्शन क्या हो, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है लाइस ऑन ह्यूमन, टिक्स ऑन डॉग्स एंड कोपेपॉड्स ऑन मेनी मेराइन फिश आर एग्जांपल ऑफ। ये सब बाबू एक्टोपैरासाइट्स हैं। क्या है? पैरासाइट। तो म्यूचुअलिज्म दिया है, गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट भी गलत, दूसरा भी गलत। तीसरा, कैस्क्यूटा, अ पैरासिटिक प्लांट दैट इज कॉमनली फाउंड ग्रोइंग ऑन हेज प्लांट हैज लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल एंड लीव्स इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। सही बात है, चौथा ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन नहीं पढ़ा का है, ठीक है, देख लेते हैं तीसरा ऑप्शन कहां है। तीसरा, इन मेनी स्पीसीज ऑफ फिग ट्रीज देयर इज अ टाइट 1-to-1 म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप विद, यानी कि फिग और वास्प में म्यूचुअलिज्म है। तीसरा भी सही है। पांचवा, यानी कि अभी तक हमने देखा पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, याद रखना इसको। पांचवा स्टेटमेंट कह रहा है बार्नेकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ अ व्हेल शोज पैरासिटिज्म।
बाबू बैरनेकल्स वेल के पीठ पे बैठ के जाते हैं, बैरनेकल का फायदा वेल का कुछ नहीं, इसलिए कॉमेंसलिज्म है ना कि पैरासिटिज्म। तो पांचवा भी गलत हुआ। द कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल इन क्लोज एसोसिएशन इन द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कॉमेंसलिज्म, बहुत सही। भैंस के पीठ पे चिड़िया बैठ जाती है, जब भैंस फसल खाती है तो फसल से कीड़े उड़ते हैं, तो चिड़िया कीड़ों को बीन के खा लेती है, लेकिन चिड़िया का पूरा फायदा हो गया, लेकिन भैंस का कोई नुकसान या फायदा नहीं हुआ, और इसे बोलते हैं कॉमेंसलिज्म। क्या बोलते हैं? तो सही है ये भी। नेक्स्ट सातवां स्टेटमेंट जो है, लाइकेंस एंड माइकोरिजा आर क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। बाबू लाइकेंस और माइकोरिजा तो म्यूचुअलिज्म के एग्जांपल हैं, तो ये भी गलत हो गया। लास्ट मेडिटेरियन ऑफ राइस, ये भी सही है। तो यानी कि पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, पांचवा स्टेटमेंट, सातवां, कौन सा ऑप्शन कह रहा है? 1 2 5 7, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन। पूरा पूरा एनसीईआरटी कवर हो जाएगा, पूरा 100 क्वेश्चन दिया हूं, एकदम एनसीईआरटी का हर एक लाइन में आ गया है इसमें। देखेंगे 170 क्वेश्चन कह रहा है। 170 Statement 1, temperature, water, light and soil are the key element that lead to so much variation in the physical and chemical condition of different habitat. Very very important और very very good line of NCERT. Statement 2, यानी पहला सही है। Statement 2, abiotic factors along with biotic component like pathogens, parasites, predators and competitors also affect habitat of the organism. सही बात है, तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए? सही। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 171 कह रहा है, मैंगो ट्रीज कैन ग्रो इन टेम्परेट कंट्री लाइक कनाडा एंड जर्मनी। ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे मैंगो को ग्रो कराना है, गर्मी चाहिए, और ये सब कनाडा और टेम्परेट रीजन है, ठंडा एरिया है, तो कैन नॉट ग्रो होगा, एनसीईआरटी की लाइन है। स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। स्टेटमेंट 2, ट्यूना फिश नॉर्मली कॉट। अरे नॉर्मली नहीं होगा, रेयरली होगा। क्या होगा? रेयरली कॉट होगा। दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए? गलत। यानी कि ऑप्शन क्या हो गया? हम कह देंगे बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, यानी कि डी ऑप्शन। चलिए 172 क्वेश्चन देखते हैं। मेजॉरिटी ऑर्गेनिज्म इज यूरिथर्मल एंड फ्यू आर स्टेनोथर्मल। अरे एकदम गलत है बाबू। मेजॉरिटी क्या होते हैं? जैसे लिखा है एंड ओवर, लिखा है कि जो अ फ्यू, एनसीईआरटी ने लिखा है अ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर यूरिथर्मल, तो मेजॉरिटी कैसे हुए? याद रखना। यानी कि 172 का पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज डिटरमाइन टू अ लार्ज एक्सटेंट देयर। हाँ ठीक है, कि किसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, कौन कहां कहां पाया जाएगा, डिपेंड करता है कितना टेम्परेचर रेंज वो सह सकता है। तो ऑप्शन, यानी कि स्टेटमेंट 1 गलत हो गया, स्टेटमेंट 2 सही हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 173, देखते हैं 173। अ पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स दैट एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट, लाइक बर्थ रेट, डेथ रेट एंड सेक्स रेशियो। बहुत सही बात कहा है इसने, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि स्टेटमेंट 1 सही हो गया। अ पॉपुलेशन में है बर्थ एंड डेथ बट एन इंडिविजुअल हैज बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ये तो उल्टा बोल दिया। पॉपुलेशन में बर्थ रेट और डेथ रेट होता है, इंडिविजुअल का बर्थ और डेथ होता है बस। तो यानी कि ऑप्शन स्टेटमेंट 2 क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 175 सॉरी 174। अच्छा ये हो गया, हाँ एक सेकेंड। द बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ठीक है 174 पहले देखते हैं। कह रहा है द बर्थ रेट एंड डेथ रेट एक्सप्रेस इज, हाँ चेंज इन नंबर, इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज हो सकता है विथ रेस्पेक्ट टू मेंबर ऑफ पॉपुलेशन। सही बात है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है एन इंडिविजुअल इज आइदर अ मेल और अ फीमेल बट पॉपुलेशन इज सेक्स रेशियो। वेरी गुड, एकदम सही कह रहा है। तो ऑप्शन, मतलब कि अगर कोई इंडिविजुअल की बात करती है या तो वो मेल हो गया तो फीमेल होगा, लेकिन पॉपुलेशन ना मेल होता है ना फीमेल होता है। पॉपुलेशन के बारे में हम कहते हैं सेक्स रेशियो, कि 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं। तो यानी कि ऑप्शन ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। ओके 175 में कहते हैं टाइगर सेंसस। सेंसस मतलब होता है बाबू काउंटिंग जहां करते हैं, जहां टाइगर रहते हैं सब, टाइगर की काउंटिंग। द टाइगर सेंसस इन आवर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इज ऑफन बेस्ड ऑन पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स। हम जंगल में जैसे जब हम किसी भी टाइगर को अपने सेंसस में रखे हैं, नेशनल पार्क में है, तो लोग कैसे गिनते होंगे? मैंने बताया था जो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ टाइगर है, हम 2 चीज से गिनते हैं, उनका पैरों के निशान और फीकल पैलेट, यानी कि जो उनका गोबर है, यानी कि जो उनका एक्सक्रीटा है। तो पहला ऑप्शन सही हो गया, मतलब पहला स्टेटमेंट सही हो गया। फॉर इंस्टेंट इफ ए न्यू हैबिटेट इज जस्ट बीइंग कॉलोनाइज्ड, बर्थ रेट में कंट्रीब्यूट मोर सिग्निफिकेंट। नहीं बाबू, देखिए अगर नॉर्मल कह रहा है अगर नॉर्मल कंडीशन है तो बर्थ रेट और डेथ रेट ज्यादा महत्व रखता है, लेकिन अगर कोई न्यू कॉलोनी बन रही है उस केस में बाबू अभी कोई है ही नहीं, तो मरेगा कौन, पैदा कौन होगा? तो इसीलिए अगर न्यू कॉलोनी बन रही है तो कितने लोग आ रहे हैं, इमिग्रेशन ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है, यानी कि ऑप्शन हो गया बी। 176 कह रहा है
if the stressful external condition are localized or remain only for a short duration, the organism has two other alternatives like migration and suspension. सही है, यानी कि अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन कुछ देर के लिए है तो हम माइग्रेट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत देर के लिए है तो एडाप्टेशन होता है। तो याद रखेंगे स्टेटमेंट सही हो गया। स्टेटमेंट 2 कह रहा है द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्पोरली फ्रॉम ए स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू अ मोर हॉस्पिटेबल एरिया एंड रिटर्न व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर और रिड्यूसिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी अप टू अनफेवरेबल कंडीशन। तो स्टेटमेंट 2 क्या हो गया? सही हो गया। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, 2 भी सही है। अब आते हैं 177 पे। 177 कह रहा है द साइज ऑफ ए पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज इज नॉट अ डायनेमिक पैरामीटर। अरे बाबू, डायनेमिक पैरामीटर होता है, नॉट स्टैटिक होता है। मींस साइज पॉपुलेशन बदलता रहता है हमेशा। तो स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 कह रहा है साइज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग फूड अवेलेबिलिटी, प्रेडेशन प्रेशर एंड एडवर्स वेदर। सही है, एकदम बिल्कुल सही है। तो 177 का सी होगा, यानी कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो गया, स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो गया। अब देखिए 178 पे चलते हैं। कह रहा है when certain exotic species are introduced into a geographical area they become invasive and start spreading fast। जब एक्सोटिक स्पीसीज जो होते हैं, बाहर से स्पीसीज लाए जाते हैं और किसी जियोग्राफिकल एरिया में दे बिकम इन्वेजिव, मतलब बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, एंड स्टार्ट एंड स्प्रेडिंग फास्ट, यानी उनका कोई प्रेडेटर है नहीं नेचुरल, तो बहुत तेज फैलने लगते हैं। तो बात क्या कर रहा है? सही कह रहा है। बिकॉज द इन्वेडेड लैंड डज नॉट हैव इट्स नेचुरल पैरासाइट। बहुत गलत बोल रहा है, इसलिए वो फैल रहे हैं बाबू, क्योंकि वो जो लाए गए हैं एक्सोटिक, उनका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है। इसलिए पहला ऑप्शन सही, मतलब कि पहला ऑप्शन स्टेटमेंट पहला सही है, दूसरा गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट 179 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अब आता है एसेशन रीजन। 1 2 3 4 5 काफी अच्छा क्वेश्चन, देखिए बहुत 8-10 क्वेश्चन है एसेशन रीजन के, मजा आएगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए एसेशन रीजन कैसे करना है, ध्यान से देखें, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे नीट में एकदम स्टैंडर्ड। चलिए देखिएगा। ए पॉपुलेशन में है बर्थ एंड डेथ रेट, सॉरी पॉपुलेशन में है बर्थ एंड डेथ बस दिया है, तो एसेशन गलत हो गया, ठीक है ना। रेट रहता तो सही हो जाता। अब आते हैं रीजन पे। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है कि लिख दे एसेशन, ऐसे लिख दे कि अच्छा इसमें ऑप्शन दिया है, देख लेते हैं। एसेशन सही, एसेशन क्या हो गया? गलत हो गया। अब आते हैं रीजन पे। पॉपुलेशन जेनेटिक्स इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच व्हिच लिंक पॉपुलेशन इकोलॉजी टू इवोल्यूशन। ये सही है, लेकिन अब क्या करें, यहां पे ऐसा कोई एक ऑप्शन नहीं दिया है जो लिखा हो कि असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज ट्रू, ठीक है ना। तो याद रखेंगे इसको। तो हम क्या ऑप्शन टिक मारेंगे? देखो एक बार बताएं, अगर पहला ही रीजन ही, अगर असर्शन ही गलत हो गया तो ऑप्शन डी ही जाता है, आपको ये बात पता है। क्योंकि देखो पहला लिखा है असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, हो ही नहीं सकता। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, इसमें तो हो ही नहीं सकता। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज रॉन्ग, गलत है। असर्शन एंड रीजन बोथ आर रॉन्ग, अगर ये लिखता कोई पांचवा ऑप्शन कि असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज ट्रू, समझ रहे हैं, तो इसलिए ऐसा कोई असर्शन रीजन में नहीं होता। अगर पहला, अगर असर्शन ही गलत हुआ तो तुम डी टिक कर देना कि मतलब assertion and reason both are wrong। ऐसे जब assertion नहीं से तो रीजन क्या हो सकता है भाई? गलत होगा। चलिए 180 सक्सेस ऑफ एनिमल इज, assertion कह रहा है सक्सेस ऑफ mammals is largely due to their ability to maintain a constant body temperature and thrive whether they live in Antarctica or the Sahara। एंटार्क्टिका लाइन है, एकदम सही है कि मैमल का सक्सेस किस पे डिपेंड करता है? बॉडी टेम्परेचर की, वो जो होम्योस्टेसिस जो मेंटेन, होम्योस्टेसिस की वजह से ही सक्सेस है वो। अब रीजन क्या दे रहे हैं? मैकेनिज्म यूज्ड बाय मोस्ट मैमल टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर आर सिमिलर टू द वंस दैट वी ह्यूमन यूज। ठीक है, तो ठीक है, ये तो कह रहा है कि जो मैकेनिज्म यूज करते हैं मैमल्स वो हम भी यूज करते हैं, मतलब ह्यूमन भी करते हैं। तो सही बात है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। यहाँ लिखना चाहिए था इसको कि दिस मैकेनिज्म इज नोन एज, दिस मैकेनिज्म इज नोन एज होम्योस्टेसिस। तब कहते हैं हाँ ये असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो हम कह रहे हैं बोथ असर्शन रीजन सही है लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी हो गया। चलिए आते हैं 181 पे। 181 in aquatic animals the osmotic concentration of the body fluid changes with that of the ambient water as osmotic concentration। बहुत सही है। aquatic animals में बाहर का जैसा वातावरण ऐसे अंदर का होगा। these animals are simply conformers, इन्हें हम कन्फर्मर कह, अगर ऐसा हो रहा है तो हम कन्फर्मर कहेंगे, अगर ऐसा नहीं होता तो हम रेगुलेटर कहते। तो ऑप्शन जो असर्शन को, रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? ए। ओके, यानी किसका ऑप्शन हो गया? ए। नेक्स्ट देखिए ना कैसे, कितना आसान, सबका सही होगा, पक्का एकदम यकीन है मुझे। नेक्स्ट असर्शन कह रहा है स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन। बहुत सही बात कह रहा है, बर्गमैन रूल है, तो सही बात है। सिंस स्मॉल एनिमल्स हैव अ लार्जर सरफेस एरिया रिलेटेड टू द, ठीक है बाबू, एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी कि ऑप्शन हो गया ए। ठीक है ना, एक्सप्लेन कर रहा है जो असर्शन को, रीजन एक्सप्लेन अच्छे से कर रहा है। 183 क्वेश्चन है। इन एन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर द कंगारू रैट
नहीं मरेगा। ठीक है, सही बात है। रीजन क्या दे रहा है? इट कैपेबल ऑफ मीटिंग, हाँ सही है कि वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा और कंसंट्रेट कर देगा यूरिन को, तो सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन ये हो गया, assertion रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, याद रखेंगे। नेक्स्ट 184 में assertion कह रहा है अंडर नॉर्मल कंडीशंस बर्थ एंड डेथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, सही बात है। और रीजन कह रहा है इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन एज्यूमिंग इंपॉर्टेंस ओनली अंडर, तो रीजन थोड़ी दे रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। पहला भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, मतलब कि दूसरा वाला पहले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो assertion एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, तो ऑप्शन 184 का हो गया बी। चलिए 185 में चलते हैं। 185 कह रहा है इन नेचर अ गिवन हैबिटेट हैज इनफ रिसोर्स टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड व्हिच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल, सही बात है। और इसको हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी, लेकिन दे दिया है रीजन, यानी कि रीजन गलत बोल के अपनी औकात दिखा दिया यहाँ पे। दिस लिमिट इज इंट्रिंसिक रेट, तो बाबू ये जो लिमिट है इसको हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं, इंट्रिंसिक रेट वाला नहीं कहते हैं, तो यानी कि असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन हो गया सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज रॉन्ग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 186 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। assertion कह रहा है प्रीडेटर आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी बाय इंक्रीजिंग, लिख दिया है। अरे कंपटीशन घटाता है, कंपटीशन बढ़ाएगा नहीं, तो कंपटीशन डिक्रीजिंग होना चाहिए था, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। जब assertion गलत तो बाबू डी मार देना, सीधी सीधी, कोई बात नहीं है। और अगर हम रीजन में पढ़ेंगे तो कॉमेंसलिज्म लिखा है, लेकिन कॉमेंसलिज्म नहीं, इसे कंपटीशन कहते हैं, तो बाबू 186 का आंसर हो गया डी। चलिए 187 पे चलते हैं। लिखा है assertion competition occurs only when closely related species compete for the resource that are limiting, तो only लिख दिया। आपको पता है only नहीं होता है, जब रिसोर्सेज लिमिटेड है या अनलिमिटेड तभी कंपटीशन हो सकता है, तो only लिख दिया, गलत हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 188 पे चलते हैं। 188 पे many desert plant have a thick cuticle on their leaf surface and their stomata are arranged in deep pits to minimize water loss, एकदम सही है बाबू, यानी कि assertion सही है, रीजन सही, एक्सप्लेन भी कर दिया। चलिए सही हो गया, ये सब मजा आ गया। अब देखते हैं 2-3 क्वेश्चन और है। 189 पे आपको सीधे सीधे कहना था एनटी प्लस 1 इक्वल टू एनटी, मैंने बताया था ना, आंटी प्लस 1 इक्वल टू आंटी, बी प्लस 1 माइनस डी प्लस ई, याद करिए, याद करवाया था मैंने। और 190 एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो इंटीग्रल पार्ट है, आंटी इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर आरटी, याद करो, आरती आई थी। चलिए अब 191 पे देखिए, थॉर्न ऑफ एकेसिया, डिफेंस, ये सब तो आपको पता ही है। नेक्स्ट देखते हैं जो आपको टफ लग रहा होगा। ओके, तो देखिए एक क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा, 199 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां बाबू देखो ध्यान से, लिखा है एक पॉपुलेशन 50 पैरामीटर का था, बाद में कितना हो गया 150, तो कितना बढ़ा 100। अब कितने लोग कह रहे होंगे 100 और 50 कर दें तो 2 आएगा, कहीं मिल नहीं रहा है। अब देखो बाबू, पहले 50 थे, 1 घंटा बाद कितने हो गए बाबू, 1 घंटा दिया यहाँ पे, 1 घंटे बाद 150 होंगे, तो कितना बढ़े 100, तो 100 पर आर, मतलब 100 बढ़े ना। पहले कितने थे, 50 थे, फिर कितने हो गए 150, कितना बढ़ा यार, 100 बढ़ा। फार्मूला क्या जरूरत है, पर आर की बात क्या सीधे से दिख रहा है, तो आंसर हो गया डी। आंसर क्या हो जाएगा बाबू, डी। चलिए और 20 लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे जो होगा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट बाबू, ये सिम्पटोड का केस बन रहा है। और जब हम कहते हैं कि k इक्वल टू 1 हो जाए, या तो n अपॉन k इक्वल टू क्या हो जाए 1 हो जाए, या तो k अपॉन n क्या हो जाए 1 हो जाए, कोई दिक्कत, मजा आ गया। इसके बाद भी कोई डाउट है तो मुझसे मिलेंगे, मुझको आप लोग सीधे सीधे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को फोटो खींच के। थैंक यू।